नमस्कार, स्वागत है अपने इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ। यानी कि विद्युत परिपथों के बारे में अपन स्टडी करेंगे और उनसे संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके अपन अध्ययन करेंगे। चलो आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दो चार शब्द हैं जो फिजिक्स में यूज लिए जाते हैं, उनके बारे में अपने को स्टडी करनी पहले ज़रूरी है। एक शब्द आता है संधि, जिसको अपन लोग नोड कहते हैं। एक शब्द आता है शाखा, जिसको हम ब्रांच बोलेंगे। एक शब्द आता है लूप या पास, हिंदी में भी लूप बोलेंगे या पास बोलेंगे। ये तीन शब्दों की डेफिनेशंस अपन देखते हैं। संधि का मतलब, एक प्रकार से इसको नोड या जंक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा शब्द इसका क्या है? जंक्शन। देखो होता क्या है बच्चों कि अगर दो या दो से अधिक शाखाएं किसी एक पॉइंट पर मिलती हो, मान लो तीन शाखाएं मिल रही है, 1 2 3, तीन तार हैं, उनमें करंट एक पॉइंट पर मिल रहा है और मिलने के बाद वे किसी अलग अलग डायरेक्शन में उनका फ्लो हो रहा है। तो जिस पॉइंट पर ये सारी शाखाएं मिली है, ये ब्रांचें जो मिली है, ये जो परिपथ के जो पॉइंट मिले हैं, इस पॉइंट को कहेंगे जंक्शन पॉइंट। क्या कौन सा पॉइंट कहेंगे? जंक्शन पॉइंट। दूसरा शाखा। शाखा का मतलब कोई भी पूरा काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो। अब किसी भी सर्किट में, जैसे ये एक सर्किट मान लो, इसमें बैटरी लगी हुई है, फिर एक दूसरा ये सर्किट बना दिया, इसमें कोई बैटरी लगा दी हमने, फिर कोई एक रजिस्टेंस लगा दिया, ये पूरा एक सर्किट बन गया। इस सर्किट में किसी एक शाखा में करंट जो कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है, यानी कि इस पूरे नेटवर्क में जिस भाग में करंट का मान नियत रहता है, उस भाग को अपन क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। अर्थात नेटवर्क का वो पार्ट जिसमें करंट का मान कांस्टेंट रहे, ब्रांच कहलाता है। अब आता है लूप। यानी कि लूप का मतलब है एक ऐसा क्लोज सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी जुड़ा हो, बैटरी भी जुड़ी हुई हो और पूरा अपने आप में एक क्लोज करता हो उस पूरे सर्किट को। तो जैसे इसमें कहें तो इसमें दो लूप हो गए, एक ये पहले वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब लूप का मतलब तो होता है क्लोज सर्किट, पूरा बंद परिपथ जिसमें बैटरी जुड़ी हुई हो, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो। और ब्रांच का मतलब होता है इस पूरे नेटवर्क के अंदर जिसमें कहीं बैटरी जुड़ी है, कहीं रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो जिस किसी भी ब्रांच में, जैसे इसमें मान लो I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने आप की एक शाखा हो गई। इसमें मान लो इस बैटरी के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर करंट का मान I2 है, इसलिए ये अपनी एक अलग शाखा हो गई। ये दोनों मिलकर इसमें करंट फ्लो कर रही है, जैसे I3, तो इस ब्रांच में करंट का मान I3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम कह सकते हैं ये एक अलग ब्रांच होगी। यानी कि इस नेटवर्क में, इस जाल में, जाल का मतलब जिसमें प्रतिरोध, बैटरी, ट्रांजिस्टर, IC, ये कैपेसिटर, ये सब जुड़े हुए हैं, उस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट को बोलते हैं नेटवर्क। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क के जिस पार्ट में करंट का मान कांस्टेंट रहे, वो एक शाखा कहलाता है, वो एक ब्रांच कहलाता है। और नोड या जंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां आने वाली करंट का मान और जाने वाले करंट का मान, दोनों का मान 0 रहे। यानी कि जितनी करंट आया है उतना ही निकल जाए, उस नोड पॉइंट पर करंट की वैल्यू भी 0 रहे, तो वो पॉइंट कहलाता है जंक्शन पॉइंट, नोड पॉइंट या संधि बिंदु। तो इसी पर आधारित हमारे पास दो नियम आए हैं जो किरचॉफ या किरचॉफ बोल सकते हो आप। किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने दो नियम दिए हैं परिपथों से संबंधित, और उन नियमों की अपन चर्चा करते हैं।
चलो पहला है, इनकी डेफिनेशंस बच्चों मैंने ओरली इसलिए बोली है, आपको ये स्क्रीन पे दिख जाएगी, मैंने इसको हैंड राइटिंग से लिख रखा है। सिंपल सी डेफिनेशन, जैसे संधि की बात करें तो तीन या तीन से अधिक शाखाएं किसी बिंदु पर मिलती हो तो इस बिंदु को संधि बिंदु कहते हैं। यानी कि 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज आर क्रॉस सेक्ट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड नोड पॉइंट या जंक्शन पॉइंट। इसी प्रकार ब्रांच तो ए पार्ट ऑफ नेटवर्क इन विच करंट रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड ब्रांच। और लूप का मतलब ए क्लोज सर्किट इन विच रेजिस्टेंस सेल्स एक्सेट्रा आर कनेक्टेड इन क्लोज, देन दिस काइंड ऑफ सर्किट इज कॉल्ड लूप या क्लोज सर्किट। ठीक है, ये डेफिनेशंस है जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी। चलो अपना जो मेन चैप्टर शुरू होता है वो होता है किरचॉफ के नियमों से। कई तो इसको किरचॉफ भी बोलते थे हैं, किरचॉफ या किरचॉफ का नियम के नियम लिखो, क्योंकि 2 नियम है इसमें। किरचॉफ्स लॉ, पहला नियम किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लिख सकते हो, किरचॉफ्स और जंक्शन लॉ भी कहते हैं इसको। देखो बच्चों अपन इसमें कहेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग क्या है बच्चों? किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, वो भी कौन सा योग? बीजगणितीय योग कह सकते हो। आने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना हिंदी में। इसी प्रकार अपन अंग्रेजी में भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द algebraic sum on the node point या junction point is 0 such that the sum of incoming currents and outgoing currents is equal thus
समेशन ऑफ आई का जो मान है वो 0 है बच्चों, यानी कि सभी धाराओं का जो योग है वो क्या है, 0 है। और इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। देखो बच्चों, इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। लिखो बच्चों ये बात, इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। याद रखें बच्चों, किरचॉफ का दूसरा जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का है और प्रथम नियम जो है वो चार्ज कंजर्वेशन का है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, अब एक अपन देखते हैं कि ये किस प्रकार 0 होता है इस पर मान। चलो चर्चा करते हैं अपन कैसे। देखो बच्चों, अपन ने कहा मान लो ये कोई नोड बिंदु है, इस पर एक करंट आ रहा है I1, ये दूसरे वायर से कोई करंट आ रहा है I2, ये तीसरे वायर से करंट आ रहा है I3 और ये करंट I4 I5 दो ब्रांच से निकल गया। तो इसका मतलब जो आउटगोइंग करंट है उसको हम ऋणात्मक लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और इनकमिंग करंट है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये क्या है बच्चों, संधि बिंदु। नोड पॉइंट, जंक्शन पॉइंट भी कह सकते हो आप। ठीक है, अपन कह देंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो बराबर है I4 प्लस I5 का। हो सकता है I6 कर दो, I7 कर दो, जितनी ब्रांच है। इनकमिंग जो करंट था वो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो गया, वो भी उनके रजिस्टेंस के हिसाब से। या फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। ये बात भी सही है। नोट डाल के एक बात आप लिख दो बच्चों, क्या लिखोगे कि संधि बिंदु पर आने वाली धारा को धनात्मक तथा जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं। इनकमिंग करंट टेकन as positive and outgoing current taken as negative on node point। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम देखो बच्चों, कैसे भी आप किसी प्रकार से, जैसे मान लो कोई एक नोड पॉइंट है, इस पर एक करंट आया I1 का मान आया 4 एम्पियर, दूसरे पर I2 का मान आया 6 एम्पियर, और ये 3 भागों में बंट गई। I1 का मान I3 का मान लो 2 एम्पियर, I4 का मान लो 1 एम्पियर। तो इस I5 में कितना जाएगा, देखो 1 3, यहाँ कितना था इनकमिंग, कितना था 7, इधर 3, यानी I5 का मान कितना आना चाहिए, 3 घटाओ 7 एम्पियर आना चाहिए। समझे आप लोग बात, यानी कि जितना करंट आया है उतना ही निकल जाना चाहिए। इस नोड पॉइंट पर जो करंट है वहाँ क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। नोड पॉइंट पर रिजल्टेंट करंट क्या रहेगा, 0। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ लिखो, किरचॉफ्स सेकंड लॉ।
किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा नियम क्या है, और दूसरे नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ भी बोलते हैं कई किताब वाले। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, और इस नियम का एक दूसरा नाम भी है या लूप नियम। दूसरा नाम क्या है? लूप नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम और लूप रूल या लॉ भी कह सकते हो, दोनों ही सही बात है क्या इसमें बच्चों? देखो सेकंड लॉ में क्या कहना चाहता है। पहली बात तो ये कि यह नियम जो है, यह नियम बंद परिपथों पर लागू होता है। पहली बात तो ये, दिस लॉ इज वैलिड फॉर या अप्लाइड फॉर क्लोज सर्किट। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लूप लॉ भी कहते हैं। दिस लॉ इज अप्लाइड फॉर क्लोज्ड सर्किट और लूप, सो दिस इज कॉल्ड लूप लॉ। अब इसके अनुसार है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द sum of potential difference across the resistance in closed circuit क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम, यहाँ एल्जेब्रिक लिखना है, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन क्लोज सर्किट इज 0। क्या है बच्चों? 0 है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। सच दैट, अर्थात समेशन ऑफ VI का मान भी क्या होगा? 0 होगा। इसका एक दूसरा स्टेटमेंट भी है, वो देखो क्या है। ये तो है ही है, लिख दो ये भी। सेकंड रूल देखो बच्चों, सेकंड में क्या है? इसका सेकंड स्टेटमेंट वो ये है कि जितना आपने सोर्स से EMF दिया है, यानी कि बैटरी आपने सर्किट में लगाई और उस सर्किट से या उस बैटरी से जितना EMF मिल रहा है उसका योग या उसका मान रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप के सम के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि जैसे आप लोग मान लो ये एक रेजिस्टेंस दिया R और ये बैटरी लगाई, बैटरी से प्लस माइनस ये इसका EMF है बैटरी का ही। इस EMF के कारण, अब EMF आप जानते हो, मैंने डेफिनेशन सिखाई थी कि टर्मिनल अगर खुले हो तो उस पर पोटेंशियल का मान EMF कहलाता है, या फिर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप का मान
प्लस बैटरी द्वारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दोनों का योग यानी कि आई आर प्लस आई स्मॉल आर, यही तो ई था, हमने पिछले टॉपिक में ज्ञात किया था ये, यानी कि ई माइनस आई आर जो है कैपिटल आर वो आई आर के बराबर है, आई स्मॉल आर के बराबर है, या फिर ई माइनस आई आर बी इक्वल टू वी है, ये भी कह सकते हो। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये हमने पढ़ा है। तो इस नियम में ये बोल रहा है कि बैटरी से जितना पोटेंशियल दिया है, जितना ईएमएफ दिया, वो सारा का सारा रजिस्टर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब इस रजिस्टर पर या इस प्रतिरोध पर जो पोटेंशियल का मान है वो आई आर है। ये आई आर किसके बराबर होना चाहिए? ई के मान के बराबर होना चाहिए। यही तो सेकंड नियम है, यानी कि जितनी एनर्जी इस सोर्स ने दी है, इस सेल ने दी है, सारी की सारी इस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो गई, इसलिए इसको एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं। और पहले वाले में चार्ज कंजर्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो जंक्शन पॉइंट पर टोटल चार्ज जीरो रहता है, इसलिए चार्ज कंजर्व है, यानी कि जितना चार्ज इंटर किया था जंक्शन पॉइंट पे उतना ही चार्ज पास आउट हो गया। तो हम कह सकते हैं वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ था। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? और दूसरा स्टेटमेंट इसका देखो कि किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, देखो किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का योग परिपथ में सेलों के विद्युतवाहक बलों के योग के बराबर होता है। ये भी बात सही है, यानी कि टोटल डेसिपेट कितना हुआ? आई इंटू आर, किसके बराबर होगा? समेशन ऑफ ई आई के। ठीक है, ये भी तो सही बात है। तो अपन इसमें क्या कह देंगे? द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance is equal to the sum of EMF of cells which is in closed circuit। क्लोज सर्किट मतलब लूप। दूसरी डेफिनेशन ये बन गई बच्चों। तो हमारे पास सेकंड लॉ है वो भी आ गया। अब इसमें अपन ये बात लिख सकते हैं कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। दिस लॉ is based on energy conservation law। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है कि सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ नियमावली है बच्चों। अब वो नियमावली याद रखनी है। मैं पहले सर्किट बनाता हूं, साथ साथ में वो बात समझाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, सर्किट कैसा है, क्या है, आप समझो। मैं ये कह देता हूं कि एक ये कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इसमें। पहले बैटरी जोड़ दो। चलो, एक बैटरी जुड़ी हुई है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। याद रखो करंट का मान हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव से इंटर हो गया। इस बैटरी का ईएमएफ है E1। रेजिस्टेंस इसका है, बाहर से जो रेजिस्टेंस लगा रखा है R1 लगा रखा है। दूसरी बैटरी ये भी
पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये दोनों बैटरियां पैरेलल क्रम में लगी हुई है, समांतर क्रम में लगी हुई है। इसका रेजिस्टेंस VR2 है और एक कोई आउटर रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो इन दोनों बैटरियों के कारण इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो है R3। इस बैटरी के कारण जो करंट फ्लो होता है वो I2, EMF का मान है E2, यहाँ से करंट का मान I1, ये I1 करंट, ये I2, दोनों मिलकर यहाँ करंट बना दिया है I1 प्लस I2 और दोनों के सम को हम बोल देते हैं I3। इसका मतलब इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है वो I3 हो रहा है। तब आपसे अगर कोई पूछे कि इस R3 में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ था, I3 इंटू R3। करंट इंटू रेजिस्टेंस विभव का मान होता है V बराबर IR। इसमें I का मान कितना है I3, रेजिस्टेंस का मान कितना है R3। वापस ये I3 इस पॉइंट पर जाती है, वापस दो भागों में बंट जाएगी ये, तो I2 करंट तो इधर चला गया और I1 करंट इधर चला गया। अब आपसे पूछे कि इस रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ था, I1 इंटू R1 और इस पर कितना हुआ I2 इंटू R2। ये अपना एक सर्किट बना दिया और इस सर्किट को बच्चों मैं नामकरण दे देता हूँ। यहाँ इस ब्रांच को A, B, ये C पॉइंट दे दो, D, ये E दे दो और ये F। ठीक है, ABCDEF। ये E जो है ना, ये पॉइंट को डिनोट कर रहा हूँ, कोई EMF वाला E नहीं है। ABCD, एक तो पहला लूप बन गया ABCDA, ये लूप बन गया। दूसरा लूप बन गया DCFED, दो लूप बन गए बच्चों। अंदर डिनोट करूँ मैं, इस लूप में करंट की डायरेक्शन देखो इधर से घूमकर ऐसे वापस इसमें एंटर हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन को भी साथ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2 नंबर लूप, इसमें लूप में करंट इधर घूमकर ऐसे, डायरेक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि अब मैं जो नियमावली लिखाऊंगा उसमें नाम बोलूँगा कि करंट की दिशा, करंट की डायरेक्शन, ऐसे बोलूँगा। अब देखो सिंपल सी बात सुनो, करंट की डायरेक्शन में अगर आप चलते हो तो पोटेंशियल का मान या पोटेंशियल ड्रॉप का मान पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ गया, जैसे मान लो मैं यहाँ से शुरू हुआ, इस लूप में चलूँ A से पहले D तक, D से वापस C तरफ जाता हूँ, तो C की तरफ जाता हूँ तो करंट के अपोजिट चलना पड़ रहा है। करंट की डायरेक्शन तो C से D की ओर है, मैं चल किधर रहा हूँ? D से C की ओर। तो यहाँ जो पोटेंशियल का जो मान आएगा वो मैं नेगेटिव लूंगा, -I2R2 लूंगा। बैटरी का जो मान है, तो 2 स्थितियां होती है बच्चों। एक तो होती है, जैसे पहले की बात करूं, A से D, D से C, C से B, तो यहाँ से इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं, कुछ नहीं, D से इधर जाती पहले बैटरी आ गई, तो बैटरी के टर्मिनल कौन सा हमें मिल रहा है? पहले पॉजिटिव मिल रहा है, तो मैंने इसको पहले से ही पॉजिटिव बोल दिया, E2 बोल दिया। बैटरी से जाने के बाद आगे चलती I2 इंटू R2 है, तो -I2 इंटू R2। फिर C से B की तरफ जाओ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर B से इधर जाएंगे तो पहले ये रेजिस्टेंस आ गया, इस रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल का मान देखो डायरेक्शन में है ये B से करंट की, तो प्लस का आएगा I1 इंटू R1, पहला नियमावली। फिर वापस कौन सी टर्मिनल पे पहुंचे? नेगेटिव पर, तो -E1, वापस बैटरी खत्म, उसके बाद वापस A पे पहुंच गए, तो किसके बराबर कर दिया? 0 के। एक तो होता है ये तरीका कि सारे सर्किट में बैटरी का मान, पोटेंशियल ड्रॉप का मान यानी विभव का मान, ये आप डिनोट करते जाओ और 0 के बराबर कर दो। एक दूसरा तरीका ये होता है कि बैटरी वाले 2 मान हैं, इनको 0 के इधर ले जाओ पहले से, और जिस रेजिस्टेंस का मान है वो इधर रखो। जैसे ये नियम, IR को अलग रखो, समेशन ऑफ E को अलग रखो। समझ आ रही बात? तो उसके लिए हमें ये होता है कि अगर हम बैटरी के टर्मिनल पर पहुंचते हैं तो 0 के इस साइड में जाते ही ये मान नेगेटिव होगा और ये मान पॉजिटिव। देखो इधर, अब मैं इनको अलग अलग करूंगा और 0 के इधर। आप एक ही नियमावली आप मान लो कि अगर करंट की डायरेक्शन में चले
तो सभी मान पॉजिटिव और सबको जीरो के बराबर रखना है। हमें बस ये एक ही नियम अपनाना है और किताब वाली रटी रटाई बातों में हमें कोई ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। देखो कैसे, हालांकि बात उसका भी लास्ट का कंक्लूजन वही निकलता है। किताब वाला पहले ये कहता है कि करंट की डायरेक्शन में अगर चलते हो, नियम सुनना उसके, करंट की डायरेक्शन में चलते हो, नियम आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। करंट की डायरेक्शन में अगर चलते हो तो पोटेंशियल का मान, विभव का मान, यानी रेजिस्टेंस पर जो विभव का जो मान है वो पॉजिटिव लेंगे, और बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचे तो वो नेगेटिव लेंगे। लेकिन नेगेटिव किधर ले रहे हैं? बराबर के दूसरी साइड में, क्योंकि I इंटू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई, उसकी बात कर रहा है। मैं इसको देखो, इसको आगे कन्वर्ट करता हूं, सुनना बच्चों। पहला लूप मैंने हल किया है, वापस और कर दूंगा हल। सुनो, ए से डी तक गए, ये बहुत जरूरी है। मैंने नोट्स पहले अगर लिख भी दे कोई और तो समझ में नहीं आए तो सुनो, ए से डी तक गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके बीच में, कुछ भी नहीं है। डी से फिर हम सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक लूप यही है हमारे पास। तो मैं कह दूंगा इन लूप ए डी सी बी ए। तो पहले कहां पहुंचे हम? बैटरी पर। बैटरी का कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दो E2। फिर करंट पे पहुंचे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पोटेंशियल का मान क्या आएगा? I2 इंटू R2। करंट इसमें कितना है? I2। करंट डिफाइन करना अच्छे से आना चाहिए बच्चों। इस बैटरी से मैंने कंसीडर कर लिया कि I1 करंट है, इससे I2 है, दोनों मिलकर I3 हो गए। वापस जैसे इस जंक्शन पॉइंट पे पहुंचे तो पहुंचते ही I2 वापस इसमें चला गया और I1 इसमें चला गया। ये डिफाइन करना आना चाहिए। तो इस पर पहुंचे तो I2 इंटू R2, तो माइनस का I2 इंटू R2 आएगा, माइनस का I2 इंटू R2। फिर आगे चले, अब करंट की डायरेक्शन में चलने शुरू हो गए अपन। तो B से जैसे A की तरफ जाते हैं तो पहले ये मान आता है, इस मान में I1 इंटू R1 मान आ रहा है, तो I1 इंटू R1। वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे गए तो नेगेटिव माइनस E1 बराबर सबके जीरो रख दो। अब इन दोनों को एक पास में लाओ, E2 माइनस E1 माइनस I2 R2 प्लस I1 R1 बराबर 0। इस पूरे भाग को उधर ले जाओ तो माइनस I2 R2 प्लस I1 R1 बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2। ये पहली समीकरण बन गई। ठीक है, ये वही नियम बन गया वापस। देखो ये E1 क्या आ रहा है, अब की बार पॉजिटिव आ रहा है, यानी नेगेटिव टर्मिनल पे गए तो क्या आया? पॉजिटिव, पॉजिटिव पे आए तो नेगेटिव। ये उस नियमावली से भी आ गया, यानी कि इन दोनों को हल करके जीरो को उस साइड में लोगे तो जो कथन स्क्रीन पे आपको मैंने बताया है कि नेगेटिव पे पहुंचते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं और ई का मान, और पॉजिटिव पहुंचते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ये नाम इसने कहा है। दूसरा लूप, बाय लूप क्या है भाई? D से E तक गए, D से E और E से F, F से C और C से वापस D, तब जाके एक लूप बनता है। D से E, E से F, F से वापस C और C से वापस D। देखो क्या मान आता है इसका अच्छे से। D से E तक गए तो कोई मान नहीं, आगे जाएंगे तो यहाँ रजिस्टेंस आया। याद रखो जब तक रजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक V का मान हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यहाँ V का मान जो है I3R3 है इस पे। तो पहले करंट की डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, ये भी थोड़ा देखो। तो पॉजिटिव आएगा I3R3, फिर वापस यहाँ पर कोई मान नहीं, फिर इधर चले तो डायरेक्शन ये करंट की, तो प्लस I2R2, फिर नेगेटिव टर्मिनल पे गए तो माइनस E2 बराबर 0। ठीक है, ये पूरा जीरो के बराबर वाली सीक्वेंस ली है, यानी कि समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0, पहला जो स्टेटमेंट था उसके हिसाब से मैंने मान लिया है। इसको इधर भेज दो, I3R3 प्लस I2R2 बराबर E2, ये होगी दूसरा समीकरण। तो बच्चों सेकंड लॉ जो है किरचॉफ का, वो हमें पोटेंशियल को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हुए और उनका सम जो है वो टोटल E के मान के बराबर बताता है। दूसरा करंट का
ब्रांच के अंदर अलग अलग मान को डिफाइन करना बताता है और उस हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप का मान भी निकालना बताता है। ये दो समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को एक्स वाई जेड वाली जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है तो उस हिसाब से हल करके I1 I2 के मान निकाल सकते हैं। जैसे I3 का जो मान है वो I1 प्लस I2 है। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूँ तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 R2 बराबर E2, ये समीकरण बनेगी। इसको और एक्सटेंड करें तो I1 R3 प्लस ये दोनों R3 है तो इसमें I2 को मैंने बाहर रखा, R3 प्लस R2 बराबर E2। अब इस समीकरण को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें भी I1 और I2 है, इसमें भी I1 और I2 है। दोनों समीकरणों में हम पक्षांतरण कर लेंगे, बराबर कर लेंगे उनके मान, जैसे हम एक्स वाई जेड की समीकरणों को हल करते थे। आपको याद होगा जैसे x प्लस या x माइनस या x प्लस 2y बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 5 ऐसा होता था। तो हम क्या करते, ऊपर वाली समीकरण इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ताकि x के बराबर हो जाता है, फिर इसका चिन्ह चेंज करते थे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ऐसे, तो ये 2x 4y और 6 ये बन जाता 2x प्लस 4y बराबर 6। नीचे वाली समीकरण कैसे बन जाती है, 2x प्लस वाई बराबर ये 5। अब चिन्ह चेंज करते इसका तो ये माइनस होता और ये भी माइनस और ये माइनस, फिर घटा देते तो ये कट जाता, केवल पहले y का मान निकलता, फिर y वाला मान किसी एक इक्वेशन में रखे x का मान निकालते। ये समीकरण हम 10वीं में भी इस प्रकार की हल करते आए हैं, हम करेंगे आगे भी और कई इक्वेशन पता चलेगा। चलो, तो अभी तो अपना सेकेंड लॉ इस प्रकार से खत्म होता है। तो आप सेकंड नियम के तुरंत बाद ये बात लिख सकते हो, ये डायग्राम बनाते हुए लूप नियम इसमें लगा सकते हो। चलो आगे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसको थोड़ा समझना किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि डायग्राम में आपको एक चित्र दिखाया गया है और उसमें x और y के मान ज्ञात करो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन सर्किट। एक सर्किट दिया गया है और उसमें इस मान को डिटरमाइन करना है। देखते हैं कैसे होता है, क्या है ये, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का मान है बच्चों, ये ब्रांच है, कोई एक करंट इनबिल्ट हुआ इसमें प्रवेश किया जिसका मान है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, और इसमें से निकल गया 1.5 एम्पियर इधर। बाकी जो बचा हुआ करंट था वो है x, कितना है x, ठीक है। यानी कि 3 एम्पियर इंटर किया, उसमें से इधर इतना निकल गया, बाकी बच गया x का जितना भी मान हो हम निकाल सकते हैं उसको आराम से। ये है a पॉइंट पर पहुंचते ही कंडीशन। b पॉइंट पर पहुंचा तो इस x में से 1 एम्पियर करंट इधर चला गया, इस ब्रांच में चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी बचा हुआ करंट था उसको हमने y बोल दिया, कितना बताया y। और इस y करंट में जो कुछ भाग था उसका मान है 0.25 एम्पियर, ये भाग इधर चला गया, बाकी बचा वो करंट था I। क्वेश्चन में सामने वाले ने पूछा है कि इस सर्किट में करंट का मान ज्ञात करो, यानी I का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन करंट I, तो पहले हम कह देंगे A से B के बीच, किसके बीच कहेंगे, AB शाखा जो है उसमें, फिर ये C पॉइंट डिफाइन कर दिया यहाँ पर। तो A और B के बीच देखो 3 एम्पियर इंटर किया था, उसमें से 1.5 चला गया, बराबर किसके आना चाहिए x के। तो हम ये कह सकते हैं इन AB ब्रांच, AB शाखा में, आपको पता चल रहा होगा डायरेक्ट सीधा ही, वैसे तो x का मान कितना है पहले से ही पता चल रहा है, कितना है बच्चों। जैसे 3 में से 1.5 गया तो 1.5 बच गया, तो x का मान 1.5, 1.5 में से 1 इधर चला गया तो इधर बच गया 0.5, 0.5 में से 2.5 इधर चला गया तो इधर I का मान 0.25 आएगा। AB शाखा में
3 माइनस 1.5 माइनस एक्स बराबर 0। इसका मतलब समथिंग बराबर एक्स, जो आ गया एक्स का मान आ गया 1.5। ठीक है, एक्स का मान कितना है 1.5। अब कह देंगे बी संधि पर एट बी नोड इन ए बी ब्रांच, तो बी नोड पर एट बी नोड पर क्या होगा, 1 एम्पियर इधर चला गया, तो 1.5 माइनस 1 बराबर y है। इसका मतलब y का जो मान है 0.5 एम्पियर है। तो बच्चों ये आ गया y का मान। अब कह देंगे C पॉइंट पर एट C जंक्शन या C नोड पॉइंट, तो C पर आ जाएगा, y में से इतना घटा देंगे, y माइनस 0.25 इज इक्वल टू आई। तो y का मान तो 0.5 था, माइनस 0.25 बराबर i, तो i का मान आ गया 0.25 एम्पियर। आपको करंट को डिफाइन करना सीख गए होंगे, कितना करंट इंटर किया। जैसे इसमें 3 इंटर किया तो 1.5 निकल गया, बाकी 1.5 बचा। 1.5 में से 1 एम्पियर इधर चला गया तो इधर 0.5 बचा। 0.5 में से 2.25 उधर चला गया तो 0.25 आई का मान आ जाएगा। इस प्रकार से करंट के मान है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद व्हाइटस्टोन सेतु सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है, व्हाइटस्टोन सेतु सिद्धांत की बाद में बात करेंगे। एक साइंटिस्ट था व्हाइटस्टोन, जिसके नाम से इसका सिद्धांत या प्रिंसिपल हम बोलने लगे। उसने कुछ स्टेटमेंट दिया, कुछ अच्छी बातें बताई। चल, ये भी कह रहा है एक सर्किट बनाया इसने और उस सर्किट में करंट का मान इसने पूछा है कि I1 और I2 के मान कितने हैं। चलो सर्किट बनाते हैं। तो ये अपना है सर्किट बच्चों। क्या डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक करंट। इस सर्किट में 2 लूप है। एक लूप मान लो ए बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, ये पहला लूप कह दो और ये दूसरा। करंट डिफाइन करो। अब देखो करंट डिफाइन करते हैं बच्चों अपन। करंट में हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू हो। ये पॉजिटिव टर्मिनल धनात्मक सिरा इसका, इससे करंट की डायरेक्शन इधर। मान लो ये पहली बैटरी है, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल का मान, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का मान 14 वोल्ट और इसका है 10 वोल्ट। ये सेकंड बैटरी है। यहाँ इसके साथ रेजिस्टेंस लगा है 6 ओम का, इन दोनों के फिर साथ में वापस लगा हुआ है। इस बैटरी के साथ यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस बैटरी के कारण मान लो करंट का जो मान है वो I1 है। कितना है, I1। और इस बैटरी के कारण जो करंट का मान है वो है I2। अब ये I1 और ये I2 दोनों मिलकर यहाँ D पॉइंट पर करंट का मान हो गया I3, जिसका मान आ गया I1 प्लस I2। ये I3 है, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है। तो I3 यहाँ वापस इस C पॉइंट पर जाते ही I1 करंट तो वापस इंटर कर गया और I2 करंट ऊपर चला गया। ये करंट को डिफाइन करने का तरीका है, समझ जाना। वापस इस बैटरी के कारण करंट I1 घूमता हुआ यहाँ पहुंचा इस बिंदु पर, संधि बिंदु पर, तो इधर इस बैटरी का करंट और आ गया I2। दोनों मिलकर यहाँ कितना हो गया I3 का मान हो गया I1 प्लस I2। अगर बाय द वे बैटरी के यहाँ टर्मिनल चेंज होते, ये प्लस इधर होता, माइनस इधर होता, तो ये करंट घूमकर इधर आता तो इस पॉइंट पर इसका करंट जो है, माफ करना बच्चों, ये E2 बैटरी थी तो I2 करंट इधर जाएगा, I1 करंट और ये I1। ठीक है, I1 करंट इसमें इंटर करेगा और I2 वापस, यानी जिस बैटरी से जितना करंट निकला वापस उसी में उतना इंटर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, ये बैटरी के टर्मिनल चेंज होते, प्लस इधर माइनस इधर, तो इसके कारण जो करंट आ रहा था वो यहाँ आके इसका विरोध करता। इसका मतलब I2 माइनस I1 करते यहाँ इस पॉइंट पर, वापस घूम के इधर आता,
तो यहाँ तक, यहाँ इसके अंदर जो करंट होता है वो I2 माइनस I1 या I1 माइनस I2, जो ज़्यादा है उसमें से कम घटा देते, यहाँ मान आता। इस पॉइंट पर जाते वापस वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, जो जिसका करंट है उसमें वो प्रवेश कर जाता, जिसका नहीं है वो चला जाता। तो ये है हमारे करंट को डिफाइन करने का तरीका। अब देखो इसमें लूप नियम लगाते हैं। पहले प्रथम लूप से, प्रथम लूप कौन सा है भाई, ये कह दो, EFDCE। मैंने जिसको कह दिया अपने कोई दिक्कत नहीं है, किसी से करंट का मान तो लास्ट में निकालना है, लूप आपकी मर्जी से आप जैसा डिनोट करो, EFDCE, EFDCE, ये लूप पहला। यहाँ से शुरू हो जाओ, ई से इधर चलेंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो करंट का मान कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है 4, यहाँ कह देंगे 4I1। वापस इधर चले तो पहले बैटरी आ गई, वो भी नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस E2 का मान कितना है 10। वापस यहाँ गए, देखो वापस फिर देखना बच्चों, यहाँ से यहाँ के बीच में अकेला एक ये रेजिस्टेंस ही है, इस रेजिस्टेंस में करंट I1 है, रेजिस्टेंस का मान 4 ओम है, 4.0 या 4 ओम एक ही बात, तो 4 को I1 से गुणा किया तो 4I1। वापस इस पॉइंट से हम इधर चलेंगे, क्योंकि हमारा तो काम है इस लूप में घूमना, पहले इस नीचे वाले को नहीं देखेंगे। तो यहाँ से जैसे इधर जाएंगे तो ये पहले बैटरी ये आई, तो इसका माइनस E2 कर दिया, इसी के साथ में जीरो के उधर ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा ये। आगे चले, यहाँ 6 ओम रेजिस्टेंस था, इसमें करंट कितना है I2, तो प्लस डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट के, ये और देखने वाली बात है। तो 6I2 रेजिस्टेंस इंटू करंट हो गया, तो 6 ओम तो रेजिस्टेंस था, करंट का मान I2। वापस D से इधर गए, F तक कुछ भी नहीं, F से वापस इधर आए 14, कौन सा आएगा प्लस का। F से जैसे E तक आते हैं तो बीच में अकेली बैटरी है, तो ये भी प्लस टर्मिनल के साथ बराबर क्या कर देंगे 0। पहले लूप से ये मान आया है अपने पास। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक गए, रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो 4 इंटू I1। याद करो इन चीज़ों को, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन, ये 100% आता है एग्जाम में, अक्सर करंट का मान पूछा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक पूछते करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। वापस इधर से इधर गए तो पहले बैटरी का जो मान है, जिस टर्मिनल पे पहले पहुंच रहे, जैसे अपन यहाँ माइनस पे पहले पहुंच रहे नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस E2 का मान कितना है 10, तो माइनस 10 वोल्ट, वोल्ट लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर I2 इंटू 6, तो 6I2, ये प्लस में इसलिए है कि करंट की डायरेक्शन में है। फिर D से वापस इधर जाएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ कहीं पर भी। F से इधर गए तो 14, वो भी कौन से टर्मिनल पहुंचे प्लस पे, तो प्लस 14। अब इस बैटरियों वाले मान को उधर ले जाओ, वैसे देखें तो -10 और 14 कैंसिल होते ही -4, यानी प्लस के 4 बचे, उधर जाते ही क्या हो जाएगा -4। यहाँ मैं कह दूंगा 4I1 प्लस 6I2 बराबर, ये कैंसिल होके क्या रह जाएगा यहाँ 4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4। पहली समीकरण ये बन गई। देखते जाओ आप लोग दूसरे लूप से, बाय लूप, अंग्रेजी में LWOP, हिंदी में लूप लिखा है तो अंग्रेजी में LWOP लिख लिया करो। कई बच्चे कहते हैं सर वहाँ अंग्रेजी में वो लाइन नहीं लिखी, दैट्स रॉन्ग, कुछ हिंदी भी सीखो। दूसरा लूप क्या है, C से A से B से D और D से C। अपनी मर्जी हम जैसा लूप बनाए, C A B D C से A तक आए कुछ भी नहीं, A से B तक गए, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट कितना है I3, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2I3, वो कैसा आएगा माइनस का आएगा। B से D तक गए कुछ भी नहीं, D से इधर जाएंगे तो पहले ये आ गया, वो भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो -6I2। यहाँ पर करंट इंटू क्या है रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 6I2, तो 6I2 माइनस का। वापस बैटरी का कौन सा टर्मिनल हमें पहुंचे प्लस के, तो 10 वोल्ट। वापस C तक पहुंच गए कुछ भी नहीं, तो बराबर 0। अब देखो ये दोनों माइनस के, इसको उधर ही ले जाओ तो क्या दिक्कत है,
या फिर 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस और इसका माइनस कॉमन निकाल के सब प्लस बन जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2i3 प्लस 6i2 बराबर 10। ये समीकरण नंबर 2। अब अपने इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हमें ये दो समीकरणें मिल गई, हम तो इसको एल्जेब्रिक तरीके से ज्ञात कर लेंगे। एक बात याद रखो, i3 का जो मान है i1 प्लस i2 है, मैं यहाँ रखने वाला हूँ अभी, क्योंकि मुझे तो i1 और i2 का मान चाहिए, और i1 i2 आते ही ऑटोमेटिक i3 का मान आ जाएगा, दोनों को जोड़ते ही i3 हो जाएगा। यस, उतार लिया होगा आप लोगों ने, आशा है। तो पहली समीकरण तो ये, अब कह देंगे समीकरण 2 से कितना है, 2i3 का मान है i1 प्लस i2 प्लस 6i2 बराबर है 10। इसको अंदर ले जाओ, i2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 2i1 प्लस 2i2 इंटू 6, ये 2i2 प्लस 6i2 बराबर 10। ये दोनों जुड़कर कितने हो गए बच्चों, फाइनल इक्वेशन अपने पास ये आ गई 6 और 2 कितने होंगे, 8i2 बराबर 10। इक्वेशन नंबर 3 ये। अब 3 और 1 को लेके चलेंगे और हमारे पास उत्तर आ जाएगा। देखते हैं कैसा आता है। कह देंगे समीकरण 3 व 1 को हल करने पर solve the equation 3 and 1, या by solving the equation, एक ही बात है, by solving the equation 3 and 1। लास्ट देखो बच्चों, अब तो आ जाएगा उत्तर इसका। अल मिटा और दिया मैंने 1, उसमें कितना था पहले वाले 1 नंबर इक्वेशन, 1 नंबर इक्वेशन मैंने मिटा और दी। 4i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू -4, ये 1 नंबर इक्वेशन थी। 3 नंबर ये है, इसके नीचे लिखो। अब आप समझ जाओगे सब किस प्रकार इसको हल करना है। 10th में अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर की है तो अब हल करने का तरीका देखो। ये समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर 3 है। कैसे हल करेंगे देखो, पहले i1 को बराबर कर दो। बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ढंग से देखो। इस नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, तो ये 4i1 प्लस 32i2 बराबर 20 बन जाएगा। तो 4i1 ऊपर है, 4i1 नीचे बन जाएगा। बनते ही साइन चेंज करके काट देंगे i1 को, तो i2 आ जाएगा। उस i2 का मान किसी भी एक समीकरण में, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें, चाहे किसी में एक में रखो, रखते ही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तब मैं लिख रहा हूँ समीकरण 3 को दोनों ओर, हालांकि होता क्या था, हमारे नियम क्या था, इसको 4 से गुणा करो, इसको ऊपर वाली 2 से करो। तो हमें ये पता है 2 और 4 तो आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 2 को इसको ऑटोमेटिक 2 से ही कर दो ताकि ये 4 के बराबर हो जाए। इन दोनों टर्म्स को बराबर करना है। पहले इन दोनों को बराबर करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समीकरण 3 को दोनों ओर 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू इक्वेशन नंबर 3। तो कैसे आ जाएगा देखो, 4i1 पड़ा है पहले, इसका क्या हो जाएगा 4i1 प्लस 8i2 हो जाएगा। 8 का 2 से मल्टीप्लाई होते ही कितना हो जाएगा 16i2 बराबर कितना हो जाएगा 20। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब इस 4 को 1 के साथ मिला दो, तो क्या हो जाएगा 4i1 करने पर व चिन्ह चेंज करने पर, चिन्ह चेंज परिवर्तित करने पर एंड चेंज द साइन
तो 4i1 + 6i2 बराबर -4। इसका साइन चेंज करो, ये माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का। टोटल कितने हो गए देखो, ये तो कैंसिल हो गए, ये इसमें से घटेगा तो -10i2 बच गए। ये कितने हो गए, -24 हो गए। तो i2 बराबर कितना आ गया, i2 बराबर 10 का डिवाइड चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा 24/10 = 2.4। दैट्स नहीं समझ में आया तो फिर देखो, जो समीकरण 3 नंबर थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ये समीकरण बन गई, ये इक्वेशन बनी। और उसके बाद जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, माइनस था उसको प्लस। तो 20 भी प्लस का था तो वो भी माइनस का हो गया, 16 प्लस का था तो माइनस का, और 4i1 प्लस का था वो भी माइनस का। फिर माइनस प्लस ये तो कट गए, ये प्लस का 6i2 है वो माइनस के 16i2 में से घटेगा तो माइनस के 10i2 बचेंगे। इधर 20 माइनस के हैं और 4 भी माइनस, ये नीचे जो चिन्ह लगा है ये माइनस चिन्ह को रिप्रेजेंट कर रहा है, डैश को नहीं कर रहा। तो 4 और 20 कितने हो गए, -24। अब -24 इधर है, -10 इधर है, तो माइनस है माइनस कैंसिल, तो i2 बराबर आ गया 24/10 यानी 2.4 एम्पियर। इसका मतलब i2 का मान आया है 2.4 एम्पियर। अतः हेंस i1 के लिए, i1 के मान के लिए i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रख दो ना, समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 1 टू डिटरमाइन i1 को डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन 1 में इसका मान रखते हैं। ये इक्वेशन 1 थी, इसमें i1 को निकालना है तो i2 की जगह क्या रख देंगे, 2.4। तो 4i1 + 6 i2 की जगह कितना रखेंगे, 2.4 बराबर कितने आ जाएंगे, -4। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4i1 इसको मल्टीप्लाई किया, 6 चौक 24, 2 12, 12 और 2 14, इसको उधर भेज दो तो 4i1 ये उधर जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस ये आ जाएगा 4 4 18 18.4, तो i1 बराबर आ जाएगा 18.4/4, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। शायद सही हो, ठीक, यानी कि इसका मान जो अपने पास है वो ये है। दैट्स ऑल। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो तो कर भी सकते हो। 4 बार 2 4.6, वो भी माइनस का, तो i1 का मान आ गया -4.6 एम्पियर। ये इस प्रकार अपने को क्वेश्चंस हल करने हैं बच्चों। चलो आज के लिए इतना काफ़ी। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे व्हाइटस्टोन सेतु और उसके एप्लीकेशन में जैसे मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज के फिर एप्लीकेशन आएंगे, पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस आएंगे और लगभग अपना फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।